नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। पहली बड़ी खबर मुंबई से। मुंबई में जोरदार बारिश के चलते जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई। सुबह हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन दोपहर होते होते मूसलाधार बारिश होने लगी। जुहू समेत कई इलाकों में हुई भारी बारिश के चलते मुसीबतें भी खड़ी हो गई। मुंबई में हुई बारिश के चलते सड़कें समंदर जैसी नजर आने लगी। घुटनों तक भरे पानी में लोगों को डूबकर जाना पड़ा। सड़क पर पानी इतना ज्यादा भर गया था कि गाड़ियों की आवाजाही में भारी परेशानी हुई। भारी बारिश के चलते मुंबई की कई सड़कों पर ट्रैफिक जाम भी लग गया। सड़क पर पानी जमा होने के चलते कई जगहों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। जब जब मुंबई में बारिश होती है, ऐसी ही जलजमाव की समस्या सामने नजर आती है। मध्य प्रदेश के रीवा में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। प्रॉपर्टी विवाद के चलते बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मार दी। गोली मारने का ये वीडियो कैमरे में कैद हो गया। राजभान नाम का संकी शख्स बंदूक लेकर घर के आगे खड़ा हो गया। उसने फायरिंग करनी शुरू कर दी। गोली सीधे सीने में जाकर उसके भाई को लगी और छोटे भाई की मौके पर ही मौत हो गई। भाई के मरने के बाद सनकी शख्स ने उसके बेटे पर 4 राउंड फायरिंग की, जिससे भाई का बेटा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सनकी ने लोगों पर भी ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। कुल मिलाकर 7 राउंड फायरिंग हुई। पुलिस ने आरोपी रिटायर्ड फौजी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने उसकी लाइसेंसी बंदूक को भी जब्त कर लिया है, जिससे उसने इस वारदात को अंजाम दिया। दरअसल विवाद एक घर को लेकर था, जो कि इसके भाई ने इसको रहने के लिए दिया था और अब उसे खाली कराना चाहता था, मगर आरोपी घर खाली करने को तैयार नहीं था और फिर विवाद हत्या तक पहुंच गया। दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान गृह मंत्री ने सहारनपुर के ताजा हालात और C-60 के मुद्दे पर पीएम से बातचीत की। इससे पहले कल राजनाथ सिंह ने सहारनपुर को लेकर सीएम अखिलेश यादव से बात की थी। हिंसा प्रभावित यूपी के सहारनपुर में प्रशासन और सभी समुदाय के लोगों की शांति बैठक हुई। बैठक में सांसद, विधायक, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, डीएम समेत कई अधिकारी शामिल हुए। सहारनपुर में कल हुई हिंसा के बाद आज हालात तनावपूर्ण लेकिन काबू में हैं। 6 थाना इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हिंसाग्रस्त इलाके में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं। बाजार बंद हैं और सड़कों पर सन्नाटा है। सहारनपुर प्रशासन हालात सामान्य करने में जुटा हुआ है। रात में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर इलाके का जायजा लिया। रैपिड एक्शन फोर्स, अर्धसैनिक बल और पीएसी के जवान जगह जगह तैनात किए गए। ताजा हालात को देखते हुए सहारनपुर जिले में 30 जुलाई तक एहतियातन सभी स्कूल कॉलेजेस को बंद कर रखा गया है। पुलिस के आला अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इधर यूपी सरकार ने घटना को लेकर मुआवजे का ऐलान किया है। हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। सहारनपुर में कल हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। जख्मी लोगों में 2 पुलिस वाले शामिल हैं। दंगे में शामिल अब तक 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सहारनपुर के डीएम का कहना है कि हालात काबू में है और धीरे धीरे जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, कर्फ्यू हटा दिया जाएगा। शहर सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है और ताजा हालात पूरे नियंत्रण में है। शहर में कोई भी घटना सामने नहीं आई है और कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं लोग। यूपी के सहारनपुर में हुई हिंसा की आंच जम्मू तक पहुंच गई है। जम्मू में सिख समुदाय के लोगों ने सहारनपुर हिंसा के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। जम्मू पठानकोट हाईवे पर जाम लगाकर लोगों ने यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूपी के सहारनपुर में हुई हिंसा की आंच जम्मू तक पहुंच गई है। जम्मू में सिख समुदाय के लोगों ने सहारनपुर हिंसा के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। जम्मू पठानकोट हाईवे पर जाम लगाकर लोगों ने यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सहारनपुर के हालात पर कांग्रेस प्रवक्ता राशिद दलवी ने कहा कि यूपी सरकार से कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है, इसीलिए सूबे को 4-5 हिस्सों में बांट देना चाहिए। मैं ये बात लगातार कह रहा हूँ कि यूपी को 4-5 हिस्सों में बांटना चाहिए और प्रशासन बेहतर होगा, जनता की समस्याओं का समाधान होगा। यूपी के कानपुर में रात एक इमाम की पिटाई पर बवाल खड़ा हो गया। लोग सड़क पर उतर आए और नारेबाजी करने लगे। पिटाई करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोग पुलिस वालों से भी भिड़ गए।
मामला शहर के ग्वालटोली इलाके का है, जहां पर हाजी और उसके साथी ने पुरानी रंजिश में इमाम की पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद इमाम समर्थकों का गुस्सा फूट गया। गुस्साए लोगों ने आरोपियों के घर पर धावा बोल दिया। दो गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई। लोगों के हंगामे को शांत कराने के लिए मौके पर विधायक इरफान सोलंकी भी पहुंचे, लेकिन हंगामा कर रहे लोगों ने इनके साथ ही हाथापाई शुरू कर दी। विधायक को किसी तरह लोगों की भीड़ से निकाला गया। हंगामा बढ़ते देख पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंच गई। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। कल हुए बवाल के बाद आज हालात काबू में है। जगह जगह पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मामले में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लखनऊ के मोहनलालगंज में महिला की हत्या के मामले में हुए खुलासे के बाद पुलिस का झूठ पकड़ा गया है। फोरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हत्या से पहले महिला का गैंग रेप हुआ था, जबकि पुलिस रेप से लगातार इंकार कर रही थी। फोरेंसिक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि महिला के साथ 1 से ज्यादा लोगों ने रेप किया था। महिला के शरीर से 2 लोगों के डीएनए भी मिले हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि रेप और मर्डर केस में एक नहीं बल्कि 2 लोगों की भूमिका थी। लखनऊ पुलिस ने दावा किया था कि महिला से रेप नहीं हुआ था और हत्या में सिर्फ एक शख्स शामिल था। इस मामले में राम सेवक नाम के सिक्योरिटी गार्ड को ही इकलौता आरोपी बताकर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट से पुलिस का झूठ सामने आ गया है। फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद लखनऊ पुलिस जहां सवालों के घेरे में है, वहीं यूपी के मंत्री राजेंद्र चौधरी ने कहा कि अगर किसी पुलिस अफसर की गलती सामने आई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और इसमें अधिकारी लापरवाही में कोताही में शामिल होंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगर कहीं गड़बड़ मिलेगी तो फिर मुख्यमंत्री जी ऐसे अधिकारियों को बख्शेंगे नहीं। यूपीएससी मुद्दे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके उन्हें जानकारी दी। हिंदी भाषी छात्र यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा से C60 हटाने की मांग कर रहे हैं और इसे लेकर आंदोलन छेड़े हुए हैं। पीएम से मिलने से पहले राजनाथ सिंह ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ यूपीएससी के मुद्दे पर चर्चा की। बैठक में पीएमओ के कई अधिकारी भी मौजूद थे, जिसमें C-सेट को लेकर चर्चा की गई। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा से C-60 हटाने की मांग को लेकर दिल्ली के मुखर्जी नगर में धरने पर बैठे परीक्षार्थी आपस में ही भिड़ गए। छात्रों के 2 गुट आमने सामने आ गए और हो हंगामे के बीच नौबत धक्का मुक्की तक आ गई। दरअसल मंच पर बैठने और भाषण देने को लेकर यूपीएससी के परीक्षार्थियों के 2 गुटों में भिड़ंत हुई। एक गुट का छात्र जब मंच पर लगे माइक से भाषण देना चाह रहा था तो दूसरे गुट ने इसका विरोध किया और फिर धक्का मुक्की शुरू हो गई। बिहार में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का महागठबंधन तैयार हो गया है। बीजेपी को रोकने के लिए तीनों ही पार्टियों ने सीटों का बंटवारा कर लिया है। हम लोग को लड़ना है, इस दिमाग में रखिए, बेचैनी मत होइए। जिन 10 विधानसभा सीटों पर बिहार में उपचुनाव है, उनमें से 4 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी तो इतनी ही सीटों पर जेडीयू भी चुनावी मैदान में उतरेगी। सीट बंटवारे में कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गई हैं। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के बीच जो सीटों का बंटवारा हुआ है, उसके मुताबिक विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू जिन 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी उनमें परबत्ता, जाले, मोहनिया और हाजीपुर हैं। सीट शेयरिंग के मुताबिक लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी जिन 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी उनमें बांका, राजनगर, छपरा और मोहिदीनगर है, इनकी सीटें शामिल हैं। बिहार में 10 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में आरजेडी, जेडीयू ने कांग्रेस के हिस्से में 2 सीटें डाली हैं। जिन 2 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है उनमें नरकटियागंज और भागलपुर शामिल हैं। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भले ही आरजेडी, जेडीयू एकजुट हो जाएं, लेकिन बिहार में बीजेपी की आंधी को ये पार्टियां नहीं रोक पाएंगी। ये लोग भारतीय जनता पार्टी की आंधी को रोकने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और इकट्ठे होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 10 की 10 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में बिहार में परचम फहराएगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस से गठबंधन को लेकर एनसीपी में भी मतभेद पैदा हो गया है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार गठबंधन जारी रखने के हक में हैं, लेकिन उनके भतीजे और डिप्टी सीएम अजित पवार 144 सीटें नहीं बल्कि मिलने पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। कल मुंबई में बैठक में कई नेताओं ने आधी हिस्सेदारी न मिलने पर कांग्रेस से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने की बात कही, लेकिन पवार ने कहा कि सोनिया गांधी के साथ मिलकर वो मसला सुलझा लेंगे। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने गठबंधन को लेकर अपने नेताओं को बयानबाजी न करने की भी सलाह दी। पवार ने नेताओं को समझाया कि अलग अलग लड़ने से दोनों पार्टियों को नुकसान होगा, लेकिन उनके भतीजे अजित पवार ऐसा नहीं मानते। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर एनसीपी और कांग्रेस का झगड़ा सुलझने के लिए अब
एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलेंगे और अपनी पार्टी का पक्ष सामने रखेंगे, जिसके बाद ही कोई आखिरी फैसला होगा। दरअसल एनसीपी 144 सीटों की डिमांड कर रही है, वहीं कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव की तरह पहले एनसीपी को 114 सीटें ही देना चाहती थी। हालांकि अब कांग्रेस ने एनसीपी को 124 सीटें देने का ऑफर किया है, जो एनसीपी को कबूल नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार रहे बारू ने पीएम मोदी का गुणगान किया है। बारू ने कहा कि मोदी के साथ भारत में दूसरे गणराज्य का उदय हुआ है। साथ ही बारू ने कहा कि अब नेहरू युग का अंत हो गया है। संजय बारू ने कहा कि 1950 से 2014 तक देश में पहला गणराज्य रहा, जिसे नेहरू युग भी कहा जा सकता है। बारू ने कहा कि मोदी सरकार में बिना संवैधानिक बदलाव किए हुए नए युग का आगमन हो गया है। बारू ने मौजूदा सरकार की जमकर तारीफ की। बारू ने कहा कि अगर केंद्र की सरकार हर भारतीय को शिक्षा, स्वास्थ्य और सभ्य शहर दे तो 2050 तक भारत चीन को टेक ओवर कर लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नेपाल दौरे के दौरान भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी भी जाएंगे। साथ ही वो जनकपुरी भी जाएंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान राम और सीता की यहीं शादी हुई थी। पीएम नरेंद्र मोदी 3 अगस्त को 2 दिनों के दौरे पर नेपाल जा रहे हैं, जहां वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से मिलेंगे और साथ ही वो नेपाली संसद को भी संबोधित करेंगे। 17 सालों के बाद पहली बार कोई भारतीय पीएम नेपाल जा रहे हैं। बीजेपी और मोदी सरकार में तालमेल बनाए रखने की कवायद सोमवार से शुरू हो जाएगी। बीजेपी ऑफिस में सरकार के मंत्री कार्यकर्ताओं की शिकायतें सुनने के लिए बैठेंगे। मंत्रियों की लिस्ट वेंकैया नायडू ने तैयार की है। एमपी के सतना में केंद्रीय मंत्री उमा भारती राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के 14वें स्थापना समारोह में पहुंची। उन्होंने कहा कि सभी सांसदों को अपने क्षेत्र की नदियों को गोद लेना चाहिए। चीन ने एक बार फिर बॉर्डर पर नापाक हरकत की है। लद्दाख के दमचौक में चीनी आर्मी ने भारतीय सीमा के अंदर घुसकर भारतीय चरवाहों के टेंट उखाड़ दिए और फिर अपने टेंट लगा दिए। भारतीय सेना ने इस बाबत चीनी आर्मी से विरोध भी जताया है। चीनी सैनिकों की घुसपैठ शुक्रवार की देर रात हुई। दमचौक के गोजीर में भारतीय चरवाहों के बने टेंट पर चीनी सैनिकों ने धावा बोला और तोड़ दिया। चीन ने पहली बार कोई ऐसी करतूत नहीं की है, वो बार बार हदें लांघ रहा है। भारी बारिश की वजह से स्थगित केदारनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है। आज 43 तीर्थयात्री केदारनाथ के लिए रवाना हुए। हालांकि मौसम विभाग ने 48 घंटे के अंदर फिर से बारिश की आशंका जताई है। मौसम खराब होने की वजह से 16 जुलाई को प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा स्थगित कर दी थी। भारी बारिश की वजह से कई जगह भूस्खलन से रास्ते बंद हो गए थे। यात्रा शुरू करने के बाद प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। चुनाव आयोग से मिले नोटिस के खिलाफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद अशोक चव्हाण ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दी है। 13 जुलाई को चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें अगस्त के पहले हफ्ते तक जवाब देना है। दरअसल 2009 के विधानसभा चुनाव में किए गए खर्च का हिसाब अशोक चव्हाण ने पेश नहीं किया है। इसी बाबत चव्हाण को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा और पूछा कि जनप्रतिनिधि कानून के तहत क्यों नहीं उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। यूपी के डोंडिया खेड़ा में खजाने की बाद अफवाह थी। इस खजाने के लिए शोभन सरकार को कोई सपना नहीं आया था। इंडिया न्यूज ने स्टिंग ऑपरेशन में चौंकाने वाला खुलासा किया है। ओम बाबा और शोभन सरकार ने सोना होने की झूठी बातें फैलाई थी। इंडिया न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में ओम बाबा और शोभन सरकार ने खुलासा किया है कि खजाने का कोई सपना नहीं आया था, बल्कि चोर और तांत्रिकों ने महल में 1000 करोड़ का खजाना होने की बात बताई थी। दिल्ली में नरेला के जंगल से मिली लड़की की लाश के बाद हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। सड़क पर जाम लगाए लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने इन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पब्लिक की ओर से भी जमकर पत्थरबाजी हुई। ज्योतिनगर इलाके में रहने वाली एक लड़की 13 जुलाई से लापता थी। घरवालों ने मोहल्ले के ही 2 लड़कियों पर उसे अगवा करने का आरोप लगाया था। मामले में पुलिस की लापरवाही का आरोप लगाते हुए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। हरियाणा के करनाल यमुनानगर हाईवे पर रंबा चौकी के पास एक इंडिगो कार अचानक आग के लपटों से घिर गई। देखते ही देखते आग में आग लग गई और पूरी तरह से कार जल के खाक हो गई। शनिवार की देर रात करनाल के सेक्टर 4 में रहने वाले रामनिवास अपनी कार से खेड़ी मानसिंह की तरफ जा रहे थे। रंबा चौकी के पास पहुंचते ही गाड़ी से धुआं निकलने लगा और फिर अचानक आग लग गई। रामनिवास ने वक्त रहते ही गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। बिहार के आरा में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। यहां एक तेज रफ्तार बेकाबू बस ने यात्री जीप को जोरदार टक्कर मार दी। मध्य प्रदेश के
टीकमगढ़ में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के महरौली में दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा के साथ रेप का मामला सामने आया है। दिल्ली में एक 5 स्टार होटल में 3 लोगों ने एक महिला के साथ छेड़खानी की। दिल्ली के ज्योति नगर थाने के एसएचओ रविशंकर को लाइन हाजिर कर दिया गया है। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में एक नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। झारखंड के बोकारो में एक लड़की को जिंदा जलाने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पंजाब के पटियाला में जमीनी विवाद में एक शख्स ने अपने पिता और भाई की हत्या कर दी। मथुरा के हाईकोर्ट में जज के घर चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया। बिहार के नालंदा में एक लॉज पर छापेमारी कर पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला जलाने के दौरान छात्रों और पुलिस ने जमकर हाथापाई। जम्मू के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां चेकअप करवाने आई एक महिला का जबरन गर्भपात करा दिया गया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स को सूचना मिली थी कि किसी मरीज का अबॉर्शन करवाना है। स्तुति नाम की महिला जब चेकअप के लिए पहुंची तो डॉक्टर्स ने गलती से उसी का अबॉर्शन करवा दिया। इस मामले में निजी अस्पताल के 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर हरियाणा के अंबाला में हेल्थ केयर एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मुफ्त हेल्थ कैंप लगाया गया। हेल्थ केयर एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से लंबे समय से मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाता रहा है। चेयरपर्सन शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि अब तक 40,000 लोगों का मुफ्त में इलाज किया जा चुका है। ये 33वां कैंप है और 40,000 से ज्यादा पेशेंट्स हम देख चुके हैं इन कैंप्स में, और सारी स्पेशलिटीज होती है हमारे पास, और आईज लेके हार्ट लेके सारे स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स के साथ हमारा टाई अप है। ओडिशा की पुरी में सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपनी कलाकृति के जरिए इस्राइल के गाजा पट्टी पर हमले का विरोध करते हुए उसे बंद करने की मांग की। गोरखपुर में नीलम जायसवाल नाम की एक महिला ने पिछले 10 सालों में 2250 भोजपत्र पे रामायण के 7 अध्याय और श्रीमद् भगवद गीता लिखकर अनोखा कारनामा कर दिखाया है।